फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओवैस फ्री लर्निंग। और मेरा नाम है ओवैस खान और मैं बात कर रहा हूं भागलपुर से। तो गाइज़, जैसा कि आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो है वो देखा होगा, जो कि मुग़ल एम्पायर के ऊपर था, क्लास 7 के लिए, जो कि मैंने बनाई थी। तो आई होप कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर नहीं पसंद आई है या उसमें कुछ ऐसा आपको लगा कि जो ऐड करना चाहिए था, वो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि किस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वो भी हिस्ट्री ही पे होने वाली है गाइज़। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें गाइज़, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता हूं। तो इतना सा रिटर्न मैं भी, तो आप लोग प्लीज़ मेरी इस तरह से हेल्प करें। तो चलिए गाइज़, फिर आज का हम अपना जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया है बच्चों, वो है हमारा, ये भी हमारा क्लास 7th का ICSE और CBSE का टॉपिक है, जो कि अकबर के ऊपर होने वाला है। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। तो चलिए फिर हम अपना टाइम बिना वेस्ट किए से स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं वही सेम बुक से पढ़ा रहा हूं, इफेक्टिव हिस्ट्री एंड सिविक्स से, यही वाली बुक से पढ़ा रहा हूं, जिसके राइटर आपके जेवियर पिंटो और सीमा शर्मा हैं। ये बुक है आपकी, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ केस स्टडी या फिर जिसे इंट्रो कहते हैं, इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, The greatest of the Mughal rulers, was born in 1542 at अमरकोट in राजस्थान। अब ये जो रूलर था अकबर, बहुत ही फेमस रूलर है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो इसे ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल रूलर्स कहते हैं, क्योंकि ये उनमें से सबसे महान था। ठीक है, वॉज बॉर्न, इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, वॉज बॉर्न इन 1542। तो ये अमरकोट में, राजस्थान में है अमरकोट, वहाँ इसकी पैदाइश 1542 में हुई बच्चों। एट दैट टाइम हिज फादर हुमायून हैड लॉस्ट हिज एम्पायर एंड वॉज स्टेइंग विथ राणा ऑफ अमरकोट। तो जब ये पैदा हुआ तो हुमायून जो था, जो इसके पिता थे हुमायून, तो उस समय वो अपनी एम्पायर को पूरी तरीके से खो चुके थे। और वो राणा ऑफ अमरकोट, जैसा कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा कि वो उस वक्त अमरकोट के राणा के साथ स्टे कर रहे थे उस वक्त, जिस समय शेरशाह सूरी रूल कर रहा था, जिस वक्त इसकी पैदाइश हुई। When हुमायून fled to Iran, young Akbar was captured by his uncle Kamran and later he was united with his parents only after the capture of Kandahar। तो जब हुमायून जो थे वो जब ईरान चले गए तो अकबर जो था वो अपने अंकल के साथ ही रह रहा था। He was captured by his uncle and later he was reunited with his parents। तो बाद में ये अपने माँ बाप के साथ रहने लगा कंदहर के रिकैप्चर के बाद। ठीक है, जब उसके पेरेंट्स ने, हुमायून ने जब फिर से कंदहर को रिकैप्चर कर लिया, उसके बाद कैप्चर जब कर लिया कंदहर को, उसके बाद से ये फिर अपने पेरेंट्स के साथ, हुमायून के साथ, अपने पिता के साथ रहने लगा। अकबर ascended the throne in 1556 after the death of हुमायून at the young age of 13 years and 4 months। अब देखिए, इसे जो तख्त-ओ-ताज मिला ये बहुत ही कम उम्री में मिला, कि मतलब इसे ये 13 साल का ही था, सिर्फ 13 साल 4 महीने का था जब ये तख्त-ओ-ताज का बादशाह बन गया। कब बना? 1556 में। ये सवाल आपको पूछ सकता है कि अकबर बादशाह कब बना, कितनी उम्र थी उसकी जब वो बादशाह बना? तो 13 साल 4 महीने। As Akbar was too young to take over the responsibilities of a ruler, Bahram Khan, the tutor of Akbar, a loyal officer of Humayun, was appointed as his regent। अब देखिए, चूंकि अकबर बहुत ज़्यादा छोटा था उस वक्त, और उस वक्त वो हर चीज़ को नहीं संभाल पाता, उसके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं थी उस वक्त, उतना कैपेबल नहीं था, वो बहुत छोटा था। तो इसलिए बहराम खान जो था, जो कि अकबर का एक ट्यूटर मान सकते हैं, टीचर मान सकते हैं, तो उस समय उसने ही हर चीज़ संभाला, क्योंकि हुमायून की डेथ हो चुकी थी। वो हुमायून का एक बहुत ही लॉयल, बहुत वफादार ऑफिसर था बहराम खान। ये पूछ सकता है कि जब अकबर छोटा था और वो नहीं संभाल पा रहा था तख्त-ओ-ताज, तो फिर उसकी हेल्प किसने की थी? तो बहराम खान ने की थी। एट द टाइम ऑफ हिज एक्सेशन, अकबर वॉज थ्रेटेंड बाय एनिमीज फ्रॉम ऑल साइड्स बियॉन्ड आगरा। द अफगान्स वर स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड वांटेड टू कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब देखिए, जब चूंकि अकबर इतना छोटा था, तो जब उसने ये सल्तनत उसे मिली, तो उस वक्त उसे बहुत सारे थ्रेटनिंग्स आते थे, बहुत सारे धमकियाँ आती थी उसके एनिमीज़ की तरफ से, हर तरफ से धमकियाँ आती थी कि उस पर हमला किया जा सकता है। तो अफगान्स भी जो थे उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो कैप्चर करना चाहते थे दिल्ली की पूरी सल्तनत को, दिल्ली को कैप्चर करना चाहते थे। आदिल शाह, द नेफ्यू ऑफ शेर शाह, कंट्रोल्ड द एरिया फ्रॉम चूनर टू द बॉर्डर ऑफ बंगाल। अब उस वक्त जो आदिल शाह जो था, जो शेर शाह का भतीजा था, शेर शाह सूरी का जो भतीजा था, वो उस समय पूरा एरिया कंट्रोल कर रहा था
चुनार से लेके बंगाल तक का एरिया वो पूरा उसी के कंट्रोल में था, आदिल शाह के, जो कि शेर शाह का भतीजा था। मैंने आपको बताया कि उस वक्त जो है शेर शाह की ही हुकूमत थी। The greatest threat was from Hemu, the minister of Adil Shah, who was strengthening his power day by day. अब सबसे जो बड़ा दुश्मन बना इस वक्त अकबर का, जिससे सबसे ज़्यादा धमकियां अकबर को मिल रही थी, उस शख्स का नाम हेमू था, ठीक है, जो कि आदिल शाह का खास आदमी था, उसका मिनिस्टर था, ठीक है। तो उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। On the other hand, the Rajputs too had strengthened their position and wanted to oust the Mughals from India. अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो हेमू जो है वो बार बार धमकियां पे धमकियां दे रहा था, दूसरी तरफ जो है वो राजपूत जो थे वो भी मुगल को इंडिया से बेदखल करना चाह रहे थे, ठीक है। अकबर रोज टू द ओकेजन एंड सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम्स। अब देखिए अकबर ने अपना पूरा जद्दोजहद किया और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिए चलिए हम जान लेते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत क्या है। फर्स्ट बैटल के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में जाना था, किसके बीच में लड़ा गया था वो। अब हम लोग जानेंगे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ा गया और कब लड़ा गया। इन 1556 हेमू द जनरल ऑफ आदिल शाह कैप्चर्ड आगरा एंड मार्च टू दिल्ली। ही डिफीटेड मुगल्स नियर दिल्ली एंड ऑक्यूपाइड द सिटी। अब देखिए 1556 में ये जो बैटल था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये लड़ा गया था। ये आदिल शाह जो था, जो जनरल था आपका, किसका जनरल था ये? हेमू का जनरल था। तो ये जो है इसने आगरा को कैप्चर किया, उसके बाद ये दिल्ली की तरफ बढ़ा, तो इसने मुगल्स को हरा दिया, दिल्ली के पास इसने मुगल को हरा दिया और उसके बाद उसने सिटी को ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया। बट बिफोर ही कुड कंसोलिडेट हिज पोजिशन, मुगल्स फोर्सेज under Bairam Khan marched to Delhi. The second battle of Panipat between the Mughals and the Afghan forces led by Hemu took place at Panipat. अब देखिए जैसे ही ये अपनी पोजीशन को, अपने आप को वहाँ पे वो राजगद्दी पर बैठता, वहाँ पर अपना पोजीशन को कंसोलिडेट करता, वो उसको अपने इख्तियार में लेता, इससे पहले क्या हुआ कि मुगल्स जो है उनकी जो फोर्स थी, जो कि बैराम खान के अंडर उनकी फोर्स मार्च कर रही थी दिल्ली की तरफ, उन्होंने क्या किया? द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन द मुगल्स एंड अफगान फोर्सेस लेड बाय हेमू टुक प्लेस एट पानीपत। तो ये जो सेकंड बैटल था पानीपत का, ये आपका कहाँ हुआ? ऑब्वियसली इसका नाम है बैटल ऑफ पानीपत, तो ये पानीपत में ही हुआ 1556 में, ठीक है। द अफगान आर्मी वॉज डिफीटेड एंड हेमू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। अब अफगान आर्मी जो थी वो बुरी तरीके से इस बैटल में हार गई और हेमू को जो है कैप्चर कर लिया गया, उसे पकड़ लिया गया और उसे एग्जीक्यूट कर लिया गया, ठीक है। आफ्टर द बैराम खान रीऑक्यूपाइड आगरा एंड दिल्ली, आगरा बिकेम द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। अब देखिए जब बैराम खान ने रीऑक्यूपाई किया आगरा को और दिल्ली को, तो फिर से जो है आगरा कैपिटल बन गया किसका? मुगल एम्पायर का, ठीक है। तो ये तो था बच्चों हमारा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब हम समझ लेते हैं अकबर के कुछ कन्क्वेस्ट के बारे में। In 1560, Akbar freed himself from the regency of Bairam Khan and launched a number of conquests and built a huge empire. अब देखिए 1560 तक जो था वो तो उसको बैराम खान ही हर चीज़ में हेल्प कर रहा था, लेकिन अब इन सब चीज़ों से अकबर फ्री हो गया और ख़ुद उसने डिसीजन लेना शुरू कर दिया था। He launched a number of conquests and built a huge empire. अब ये बहुत सारा conquest इसने लॉन्च किया और काफ़ी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली थी अब तक इसने। To expand his empire, अकबर अडॉप्टेड 2 मेथड्स। अब देखिए 2 मेथड इसने अडॉप्ट किया था, ठीक है। एक था डायरेक्ट कन्क्वेस्ट और दूसरा मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। तो एक तो ये डायरेक्ट लड़वड़ के जीत लेता था जगह को, दूसरा जो है वो मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू ये करता था। तो मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है मैं ये आपको बता देता हूँ कि मैट्रिमोनियल अलायंस बोलते हैं वैवाहिक गठबंधन को, ठीक है। जो शादी के थ्रू जो अलायंस किया जाता है, बनाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिमोल, शादी करके, ठीक है। जैसे अकबर ने की थी शादी, उसके बाद उसने एक मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया था राजपूतों के साथ, तो उसे कहते हैं हम मैट्रिमोनियल अलायंस। अकबर कन्क्वेड मालवा, गोंदवाना, गुजरात, बंगाल, बिहार, काबू, कश्मीर, सिंध एंड कंदहर। तो ये जगह, ये सारी कुछ जगह का नाम दिया हुआ है यहाँ पे जिसे अकबर ने कैप्चर किया था। तो इसमें मालवा है, गोंदवाना है, गुजरात है, बंगाल है, बिहार है, काबुल है, कश्मीर है, सिंध है और कंदहर है बच्चों। ये भी आपको पूछ सकता है। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन नॉर्दर्न इंडिया,
अकबर टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स डिकैन। अब देखिए जब इसने नॉर्दर्न इंडिया पे हुकूमत पूरी तरीके से हासिल कर ली, ठीक है, वहाँ जब ये पूरी तरीके से अपना होता है ना स्ट्रेंथन हो गया इसका एम्पायर, तो ये जो है डिकैन की तरफ बढ़ा। अकबर एट फर्स्ट ट्राइड टू ब्रिंग द डिकैन सुल्तान्स अंडर हिज कंट्रोल बाय डिप्लोमेसी। अब देखिए शुरू में तो इसने स्ट्रैटेजी के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू जो सुल्तान्स थे उन्हें अपने कंट्रोल में, डिकैन के जो सुल्तान्स थे उन्हें अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की थी, ठीक है। ही सेंट एम्बेसीज टू खानदेश, बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमद। अब इसने कुछ एम्बेसीज को भेजा था, कहाँ भेजा था? खानदेश, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर, ठीक है। ही आस्क्ड द रूलर ऑफ दीज स्टेट्स टू एक्सेप्ट हिज ओवरलॉर्डशिप एंड टू पे ट्रिब्यूट। अब इसने रिक्वेस्ट किया, या रिक्वेस्ट क्या बोलेंगे, कि इसने उन्हें कहा कि आप लोग जो है मेरी ओवरलॉर्डशिप को, ओवरलॉर्डशिप कहते हैं, आप बोल सकते हैं कि ऐसा लॉर्ड जो कि जिसकी सुप्रीमेसी होती है दूसरे लॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है, मतलब कि ऐसा राजा जो बाकी राजाओं पर, एक होता है ना उसकी सुप्रीमेसी है, वो सबसे बड़ा राजा है। तो उसने कहा कि आप लोग मुझे अपना सबसे बड़ा राजा माने, या महाराजा बोल सकते हैं, आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा मुझे, और आप लोगों को मुझे ट्रिब्यूट भी पे करना होगा। ट्रिब्यूट कहते हैं गिफ्ट्स को जो कि लॉर्ड्स को दिए जाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट शो करने के लिए, ठीक है, उन्हें ओनर शो करने के लिए, ठीक है। तो उन्हें कुछ या तो गिफ्ट्स के तौर पे कुछ दिया जाता है, या कुछ लिख के, या कोई भी चीज़ ऐसी जो दी जाती है उन्हें ट्रिब्यूट्स कहते हैं। बट व्हेन दे रिफ्यूज्ड ही वेज्ड वॉर अगेंस्ट देम एंड एनेक्स्ड बेरार, खंदेश एंड अहमदनगर। पर जब उन राजाओं ने, यानी डिकैन के राजाओं ने जब उसकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसने क्या किया अकबर ने, उसने सीधा उन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये तो थी बच्चों हमारी अकबर का जो कन्क्वेस्ट था उसके बारे में हमने बात किया कि उसके दो मेथड थे। एक थे डायरेक्ट कन्क्वेस्ट, या तो वो डायरेक्ट हल्ला बोल कर देता था, सीधा वॉर डिक्लेयर कर देता था, या फिर दूसरा मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। अब राजपूतों के साथ अकबर का क्या रिलेशन था, या उसकी क्या पॉलिसीज थी, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए, अकबर हैड रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट कंसोलिडेट हिज एम्पायर विदाउट द सपोर्ट ऑफ द राजपूत्स, सो ही अडॉप्टेड अ फ्रेंडली पॉलिसी टुवर्ड्स देम। अब देखिए अकबर को बच्चों पता चल चुका था कि वो बिना राजपूत्स के मदद के, बिना उनसे फ्रेंडली पॉलिसी बनाए जो है अपने एम्पायर को कंसोलिडेट, अपने एम्पायर को नहीं चला सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसने राजपूतों के साथ फ्रेंडली पॉलिसी क्रिएट की, और उनमें से कई राजपूत ऐसे थे जिसे उसने बहुत हाई पोजीशन पे, हाई रैंक पे रखा हुआ था, जैसे कि राजा बिहारी माल और उनके बेटे जो थे भगवान दास, उसे उसने हाई पोस्ट पे रखा था। और जैसे कि राजा मान सिंह, राजा तोदरमल और बीरबल जो था, जो कि बहुत ही खास, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत कहानियाँ भी सुनी होंगी बीरबल के बारे में, वो बहुत शातिर दिमाग इंसान था, तो वो भी एक राजपूत था, और उसे भी अकबर ने बहुत हाई पोस्ट पे रखा हुआ था। वेर गिवन हाई पोस्ट, अकबर मेड द राजपूत्स नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो। अब देखिए अकबर ने उन्हें सिर्फ जो है ऐसा एज अ फ्रेंड नहीं बना के रखा था राजपूतों को, बल्कि उनके साथ अकबर ने अपना रिलेशंस भी बनाया। किस तरह से बनाया? तो अकबर ने उनके साथ रिलेशन मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू बनाया, उनके घर शादी करके, ठीक है। तो शादी करके उनके साथ उसने रिलेटिव्स बन गया, अकबर उनका रिलेशन कायम किया। जैसे कि इन 1562 ही मैरिड द डॉटर ऑफ राजा भरमाल ऑफ आमेर, हरखा बाई, हु वाज रीनेम्ड एज मरियम उज जमनी। अब देखिए उसने जो आमेर के जो राजा थे, हमारे राजा भरमाल जो थे, राजा भरमल जो आमेर के राजा थे, उनकी बेटी हरखा बाई के साथ अकबर ने शादी की थी। कब शादी की थी? 1562 में। ये सवाल आपको आ सकता है। जिनका नाम बाद में चल के रखा गया था मरियम उज जमनी। ये भी सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि हरका बाई का बाद में चल के नाम क्या रखा गया था, तो मरियम उज जमनी। ही ऑल्सो मैरिड टू राजपूत प्रिंसेस ऑफ बीकानेर। अब इसके अलावा अकबर ने और 2 राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी बच्चों, जो कि बीकानेर की रहने वाली थी। However, Akbar followed an aggressive policy towards Rajput rulers who refused to accept his suzerainty. अब देखिए जो राजपूत रूलर्स अकबर की बात को मान लेते थे, उनके साथ तो वो फ्रेंडली रिलेशन रखता था और उनको हाई पोस्ट भी देता था, लेकिन जो राजपूत रूलर्स उसकी बात नहीं मानते थे, तो उसके साथ वो फ्रेंडली नहीं बल्कि एग्रेसिव पॉलिसी क्रिएट करता था कि उनके साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं रखता था। जैसे कि उसमें से एक राजा था राणा प्रताप नाम का। राणा प्रताप जो कि मेवाड़ का राजा था, जो कि एक राजपूत था, तो उसने मुगल सुजरेंटी को मानने से, मुगल लॉर्डशिप को मानने से इनकार कर दिया था। इस वजह से
अकबर जो है उसके साथ एग्रेसिव पॉलिसी उसने बनाई थी। द राजपूत ऑल्सो वॉन्टेड टू रिकवर चित्तौड़ देयर कैपिटल सिटी कन्क्वेट दम। अब देखिए राजपूत जो है वो अपनी कैपिटल सिटी चित्तौड़ को जो है रिकवर करना चाहते थे, जिसे मुगल्स ने कैप्चर कर लिया था। राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ कैरिड ऑन द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल अ फ्यूरियस बैटल। अब देखिए राणा प्रताप का हमेशा अकबर से झगड़ा बना ही रहता था, ठीक है, तो ऐसे लगातार झगड़ा बना रहता था। तो अचानक से उनके बीच एक बैटल हुआ था जो कि 1576 में हुआ था। राणा प्रताप जो कि मेवाड़ के थे और उनके और अकबर के बीच में एक बैटल हुआ था 1576 में हल्दी घाटी में, जिसको हम लोग बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहते हैं। और इस बैटल में राणा प्रताप की बुरी तरीके से हार हुई थी और राणा प्रताप जो है वो पहाड़ों में जाके छुप गया था और फिर वो वहां से भाग गया। Thus अकबर carved out a huge empire stretching from the Himalayas in the north to Godavari in the south। अब देखिए ये सवाल आपको पूछ सकता है बच्चों कि अकबर जो था उसका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था। तो मैं बता दूं आपको कि अकबर का जो एम्पायर था वो हिमालय से लेकर गोदावरी तक एक्सटेंड हो चुका था। हिमालय जो कि नॉर्थ की तरफ था, गोदावरी जो कि साउथ की तरफ था, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक, हिमालय से लेके गोदावरी तक एक्सटेंड कर चुका था। दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट की बात करें तो हिंदू कुश माउंटेन्स से लेकर, हिंदू कुश माउंटेन्स जो कि आपका वेस्ट में पाया जाता है, वहां से लेकर आपका ईस्ट तक, यानी कि हिंदू कुश माउंटेन से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र तक, ईस्ट तक उसकी एम्पायर एक्सटेंड कर चुकी थी। बच्चों ये तो था हमारा अकबर एंड हिज टाइम्स का पार्ट 1। अब मैं इसके जो पार्ट 1 जो मैं इसका बनाऊंगा उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी मैं इसका बनाऊंगा उन सब की लिंक आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की दे दूंगा। तो बच्चों आप बताएं मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं। अगर आप लोग को कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो में मुझे डालना चाहिए या ऐसा ऐड करना चाहिए, या अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ और ऐड करना चाहिए मुझे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं बच्चों। मैंने इसे पार्टली इसलिए डिवाइड किया बच्चों ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो और आप लोग को होता है ना ज़्यादा परेशानी नहीं हो वीडियो को देखने में। आसानी से छोटा छोटा वीडियो क्लिप रहेगा, आप लोग आसानी से देख पाएंगे। तो ठीक है फिर बच्चों, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और एक चीज़ और बोलूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए बच्चों, फिर हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।